आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ में चर्चा के जरिए कि आखिर क्या हमारी नीतियों में कुछ गड़बड़ी है या अपनी नीतियों को दोबारा से तय करने का वक्त आ चुका है जम्मू कश्मीर और खासतौर पर पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति। हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सचिव यूथ नेशनल कांग्रेस के हैं जम्मू कश्मीर से शादाब सोहरावर्दी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर संजीव कौशिक जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ में संदीप शर्मा जी हैं जो कि इस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मोहम्मद अली शाह साहब का कमेंट ले लूं शुरुआती, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो स्थिति है तो यानी कि जो कोशिशें की गई बेहतरी की, वो कोशिशें तो नाकाम हो गया। अक्टूबर 2021 आते आते अगर लगातार सिविलियंस की हत्या इस तरीके से की जाती है जिसमें यह कहा जाए कि साहब टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें यह कहा जाए कि साहब 90 का दशक फिर से वापस आ गया है, जिसमें यह कहा गया साहब का पुलिस के एक आला अधिकारी की तरफ से कि साहब इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिसमें यह कहा जाए पुलिस की तरफ से कि साहब एक एक आदमी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सत्यपाल मलिक अपनी राग अलाप रहे हैं। तो ये सारी स्थितियों को देखते कैसे आप हैं? देखिए जवाहर भाई, मैं तो ऐसा देखता हूं कि उग्रवाद जो है वो रातों रात खत्म नहीं हो सकता। पंजाब से उग्रवाद का खात्मा किया, नॉर्थ ईस्ट में मैं सर्विस कर चुका हूं, वहां पे भी उग्रवाद कम हुआ है। जम्मू कश्मीर का जो उग्रवाद है वो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद से बिल्कुल अलग है, हटके है। अब देखिए, हम एक सर कर काटेंगे 10 और पैदा हो जाएंगे हैं। तो विचारधारा जो आइडियोलॉजी है वो हमें खत्म करनी पड़ेगी, इसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। और वो विचारधारा वो आइडियोलॉजी। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या ये जो उग्रवाद है और उग्रवाद और आतंकवाद दोनों अलग अलग है या दरअसल उग्रवाद की वजह से ही आतंकवाद वहां पर पनप रहा, बढ़ रहा है? नहीं, दोनों एक ही है। मैं दोनों को एक ही मानता हूं कि दोनों उग्रवादी और आतंकवादी एक ही है। दहशतगर्द जो फैलाता है वो उग्रवादी भी हुआ, वो आतंकवादी भी हुआ। अब जब हम वो आइडियोलॉजी ही मिटा देंगे, और वो आइडियोलॉजी आती कहां से है हमारे पास, हमारे मुल्क में सब जानते हैं कि लोकल कश्मीरी जो है वो, जैसे आपने सवाल किया, वो पनाह नहीं देता है आतंकवादियों को, ठीक है, वो उनकी सपोर्ट में नहीं होएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम पत्थरबाजों की बात करते हैं, ये होते हैं वो डिगली वेज अर्नर्स जिनको पैसे मिलते हैं फौज से पत्थरबाजी करने के। और ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग ब्रेनवॉश होके ट्रेनिंग लेके आते हैं, ये आते हैं सरहद पार पाकिस्तान से। भाई आप अगर देखें, उसामा बिन लादेन कहां पाया गया पाकिस्तान में? फिदाइन, सुसाइड बॉम्बर जो अपने आप को उड़ाने के लिए आता है, उसकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? पाकिस्तान में। अब जो जिहाद फैलाते हैं, जिहाद आप भी अच्छी तरह समझते हैं, मैं भी समझता हूं, जिहाद का असल मतलब होता है स्ट्रगल, अपने आप से स्ट्रगल करना, किसी काम पे का परीक्षण करना, वो जिहाद हुआ। अब जिहाद इतना खूबसूरत शब्द है, वो इतना बदनाम हो गया है कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरी कौम पे धब्बा लग गया है। और कहीं पे भी आज की तारीख में लोग दाढ़ी टोपी वाले को देख लेते हैं। कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यूपी दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो लोग घबराते हैं। और इसकी जिम्मेदार कौन हुए? इस्लामोफोबिया की जिम्मेदार कौन हुए? वो ये उग्रवादी हुए। वह सन 2019 में मैंने इस पूरी आतंकवाद के इस प्रोसेस के जड़ में इस्लामोफोबिया। बिल्कुल ठीक है भाई। और ये लोग नुकसान की अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये नुकसान किसको पहुंचाते हैं? अपने ही आपको। तो मैंने खत लिखा था जैशे मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, वो यूट्यूब पे है, जीमेल पे है, ये गूगल पे है, आप देख सकते हैं। उसके ओवर 10 मिलियन शेयर हुए थे कुछ चंद घंटों में, इसलिए क्योंकि हर एक ने वो उस खत से वो कनेक्ट कर गए। वो बड़े दिल से लिखा गया था मैंने वो खत, वो बिल्कुल पुलवामा हमले के बाद लिखा था वो खत मैंने। अब इसमें जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हमारी भी है कि हम ऐसा उनका दिल दिमाग जीते। तो सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जब सिविलियन ही टारगेट किए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर टारगेट किए जा रहे हैं, तो वो सिविलियन अपनी जान बचाएं या कैसे सहयोग करेंगे सरकार को? किस अंदाज में उनका सहयोग सरकार लेना चाहती है? वो किस अंदाज में सहयोग करने की स्थिति में है? जी देखिए, जो टारगेट किलिंग हो रही है उनकी मैं सख्त निंदा करता हूं। और जो 90s में हुआ था बदकिस्मती से, जो कश्मीरी पंडित्स को वहां से बाहर निकलवाया गया था,
उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, सख्त निंदा करता हूं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, ये लोग अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो कि बहुत खूबसूरत जगह है और वहां के कश्मीरी बड़े प्यारे लोग होते हैं, ये लोग सर्वाइव करते हैं ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री जाहिर पे। तौर पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि हमारा ताज है। जवाहर भाई, मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट भाई साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत माकूफ तरीके से बहुत सही बात रखी है इन्होंने, और बहुत कंसाइज में बहुत बात कह रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, अगर वहां की जनता के भरोसे को जीतने की बात की जाए, इसका मतलब वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी बेहतर करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मगर 2014 की अगर बात करूं, जहां पर पोलिंग होती है 64% के आसपास, 2019 की बात करूं तो पोलिंग होती है महज 7% के आसपास। तो यह बेहतर स्थिति किस वक्त को माने, कैसे माने इसको, कैसे देखें इसको? जबर भाई देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी, ये आम जनता सोचती है वो एक ही कम्युनिटी को एक ही तरह से पेंट कर देती है। जो कश्मीरी भाई हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब पाकिस्तान से लोग आके इनको उठा के वहां पे ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, तो इस बिंदु पर पाकिस्तान से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें पिक किया जाता है या फिर स्लीपर सेल पैदा किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के इस पूरे ताने बाने को तोड़ने में हमारी नीति फिर से रिवाइज की जाने की जरूरत है, दूसरे तरीके से उसे बनाए जाने की जरूरत है और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? जी, मैं आपको बताता हूं, अभी पाकिस्तान अभी इस वक्त बौखलाया हुआ है, खासतौर से इस वक्त। अगर आप देखिए अक्टूबर के आंकड़े, जो ऑपरेशन, जो इंसिडेंट हुए हैं कश्मीर में, वो ज्यादा है मुकाबले बाकी किसी और महीनों के। क्यों? आपको बताता हूं मैं क्यों। भाई अभी दरअसल क्वाड मीटिंग हुई, यूएन जनरल असेंबली में मीटिंग हुई, पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ, उनको लगा कि कहीं उनका नाम ना आ जाए, वो वैसे ही ग्रे लिस्ट में है FATF के, कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाऊं मैं। भाई आपको एक उदाहरण देता हूं मैं स्कूल में बहुत, वो पीछे बैठते हैं ना, वो बच्चा था और भाई फेल हुआ था एग्जाम में। फिर एक प्रमोशन मीटिंग हुई, प्रमोशन मीटिंग में मेरे दिल में दर्द था, अरे भैया कहीं मेरा नाम ना पुकार लें। बस उसी तरीके से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा था। तो वो एक नरेटिव बना रहे हैं अभी कि सब कुछ कश्मीर में ठीक नहीं है, कि एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के बाद अब जो वापस 1990s का दौरान फिर से आ रहा है, वो ये नरेटिव क्रिएट हो रहा है और हमको इस नरेटिव में नहीं पड़ना है, क्योंकि एकता में ही ताकत है। अब इनको ये एहसास करना पड़ेगा कि जो बाहर से लोग आते हैं जो काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, भाई जम्मू कश्मीर ट्रैवल टूरिज्म पे ही तो जिंदा है। अगर वो ही मार देंगे तो ये अपने आप को सुसाइड होगा इनके लिए। फिर ये वैसे ही सुसाइड करते हैं, ये सुसाइड हमले में आते हैं अपने आप को मारने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। और ये बात नहीं समझ रहे कि अब आप बात करते हैं आजाद कश्मीर की। अगर कश्मीर आजाद भी, मैं ऐसा नहीं है, हो भी जाता है तो पाकिस्तान अपनी नजर फिर भी क्या रहेगा इन पे, पाकिस्तान फिर दखलंदाजी देगा। और जो बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वहां की तो आप बात ही मत करिए, बलूचिस्तान की और गिलगित की। भाई बात ऐसी है, वहां पे पीने का पानी नसीब नहीं होता लोगों को। ठीक है। मैं धनंजय गिरी जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। जैसा कि अभी जिक्र किया मोहम्मद अली शाह साहब ने कि FATF का जिक्र किया, जवाहर भाई, जो मोहम्मद अली भाई साहब ने कहा, बहुत से मुद्दों को उन्होंने रखा और बेबाकी से रखा और बहुत फैक्ट रखा। मोहम्मद अली शाह साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप? जी नहीं, देखिए, मैं जैसे शेर भाई ने पहले कहा कि मैं भी ये मानता हूं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये दो तरीके हैं जहां से समाज बदलेगा और समाज को हम आगे ले आ सकते हैं। ये दो ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही पुख्ता हैं। अच्छा, ये कहते हुए मैं ये बोलूंगा, पाकिस्तान जो है, जो सुधर नहीं रहा है, सुनील शर्मा जी ने भी कहा ये बात, अब उसका हल क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, मैं उस बिंदु पर आऊंगा मोहम्मद अली शाह साहब, मगर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन तो तभी आएगा ना जब अमन होगा, शांति होगी, सुरक्षा वहां पर होगी। करेक्ट, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। और ये शांति कब होगी? जब पाकिस्तान सुधरेगा, और जो कि सुधरने वाला नहीं है। अब हमने हर तरीका अपना के देख लिया है, हमने प्यार से बात कर ली, डंडा मार लिया,
एयर स्ट्राइक कर ली, सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, मतलब हर उपाय हमने ट्राई कर लिया उनके ऊपर। अब यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर एक साथ होके उनको ग्लोबल, उस पूरे देश को आतंकवादी देश का करार दे दे, तो जो भी एड हेल्प उनको बाहर से मिलती है वो रुक जाएगी और पाकिस्तान आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उनको अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, जो कि आपने भी खुद फरमाया था, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं वहां पे, कि भाई देखिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो व्यापार है या जो रिलेशनशिप्स हैं, जो पाकिस्तान से रिश्ता रखते हैं वहां पे, या तो आप उनसे रखिए या तो आप हिंदुस्तान से रखिए। और तो आप ये मानते हैं कि ये वक्त आ गया है कि भारत को दुनिया के सामने अपनी एक कंडीशन रखनी होगी कि साहब FATF बैन करे, ब्लैकलिस्ट करे, ना करे, हम कर रहे हैं और आपको तय करना है कि आप हमारे साथ में खड़े हुए हैं या फिर आतंकवाद के प्रायोजित पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? तो इसे करने में दिक्कत क्या आ रही है? 100% मानता हूं, 100% मानता हूं। बल्कि अब चूंकि अब इलाज क्या करेंगे भाई, कोरोना का भी इलाज आ गया, कभी वैक्सीनेशन आ गया एक तरीके से है भाई, कैंसर का भी इलाज आ रहा है, मगर पाकिस्तान का इलाज नहीं आ पा रहा है अब तक। तो क्या इलाज मानेंगे हम यही तो मानेंगे कि हम दूसरे देशों को बोले हैं कि भैया अब आपको अगर रिश्ता रखना है इनसे तो आप इनसे रखिए या तो आप हमसे रखिए। ठीक है, इसी नोट के साथ में मुझे चर्चा को यहीं पर विराम लगाना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त की तंगी है। डॉक्टर संजीव कौशिक जी आपका, धनंजय गिरी जी और संदीप शर्मा जी और मोहम्मद अली शाह साहब, शादाब सरवर्दी जी, आप सब लोगों ने वक्त निकाला।